Hello everyone. The topic of today's lecture is working capital management. क्या होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है फंड को रेस करती है लॉन्ग टर्म के लिए, बट सिर्फ लॉन्ग टर्म नीड्स होती है क्या ऑर्गेनाइजेशन की? नहीं होती है। लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म नीड्स भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसके डे टू डे फंक्शंस को करने में उसकी हेल्प करती है। लाइक अगर आप ही एक बिज़नेस को एज्यूम करो, मैं बोलूँ आपने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, ओपन किया है, ऐसे केस में क्या आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार होगा बिजनेस में? नहीं होगा। जो एक बार इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, बट स्टिल उस हैवी इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा अमाउंट या एक ऑप्टिमम अमाउंट हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना होगा, ताकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल कर सको। डे टू डे जो फिनांस मैनेजर है, फिनांस डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको पे करनी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो मनी को पे करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे नाम हमारा क्या बता रहा है, वर्किंग। वर्किंग मतलब काम को करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपने जो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है मशीन को परचेज़ करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है, जो वंस इन अ वाइल हो जाता है। उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि वो स्मूथली रन कर सके, इसके लिए जिस अमाउंट, जिस मनी, जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है वो हम डिसाइड कैसे करेंगे? क्या फैक्टर्स होंगे कि जिससे हमें पता चले कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्किंग कैपिटल लगने वाला है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फालतू मनी अपने पास रख रहे हैं तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, वो हमारे लिए कॉस्ट ही इनकर्ड करेगी। बिज़नेस में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बिज़नेस के ऊपर एज अ लोन ही होता है। लोन होता है या फिर ऑनर्स कैपिटल होता है। अब ऑनर कैपिटल, लोन, ये क्या होता है? ऑनर कैपिटल क्या हुआ? जो शेयर होल्डर्स के थ्रू हमारे पास आता है वो ऑनर्स कैपिटल हो गया। बट लोन क्या हो गया? जब हम डिबेंचर्स के थ्रू पैसे रेस करते हैं या फिर बैंक से, किसी एसोसिएशन से लोन लेते हैं, ऐसी कंडीशन में वो हमारा क्या हो गया? सेकेंड टाइप ऑफ फंड रेजिंग हो गया। अब अगर हमने फंड रेज किया है कहीं से भी, तो हमें टाइम टू टाइम उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, लाइक डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो वो जो इंटरेस्ट देना है, जो डिविडेंड देना है, वो हमारी जो मनी है आइडल पड़ी है, वो उसका कॉस्ट है जो हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कितना वर्किंग कैपिटल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करें। ठीक है, तो यही टॉपिक आपको बताने वाला है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट चाहिए, किस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आप स्टडी करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, सीजनल बिजनेस है या थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है, कैसा है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी कैसी है, आपको ईजिली क्रेडिट अवेलेबल होता है मार्केट में? अगर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करना है। बट इसका वाइस वर्सा कंडीशन अगर मैं बात करूं कि आपको ईजिली क्रेडिट नहीं मिलता है, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्योंकि कोई कंटीजेंसी ना आए, अचानक से कोई पेमेंट ना आए, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कुछ ये सारे फैक्टर्स को आज हम लोग जज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्किंग कैपिटल कैसे प्रॉपर मेंटेन हो सके। ओके, अब हम लोग जानेंगे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी हमने वर्किंग कैपिटल को समझा, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों किया जाता है ये मैनेजमेंट? वैसे तो अगर आप वर्किंग कैपिटल को समझ पा रहे हो तो ये क्यों किया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या इसके आउटकम्स होंगे, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे पहला हमारा यहाँ पे है स्मूथ ऑपरेटिंग साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दी ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो और थ्रू आउट द प्रोडक्शन कैसे कैसे किस किस स्टेज से वो प्रोडक्ट गुजरता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होता है।
हर एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्शन साइकिल होता है, किसी के लिए बहुत लंबा साइकिल होता है, किसी के लिए बहुत छोटा होता है, एक सीक्वेंस में शुरू होता है और आपका प्रोडक्शन साइकिल ख़त्म हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके। तो स्मूथ ऑपरेटिंग साइकिल, अभी वर्किंग कैपिटल का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्मूथली होती रहे। अब ऑपरेटिंग साइकिल में कैसे वर्किंग कैपिटल का रोल है, टाइम टू टाइम हमें वेजेस देने पड़ते हैं, मशीन से रिलेटेड इक्विपमेंट चीज़ें हमें मंगानी पड़ती है और रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना पड़ता है हर एक स्टेज पे, चाहे रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फिनिश गुड्स हो, वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हो, उसका आपको पे करना पड़ेगा, फिर सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में है वो, अभी भी वो हमारे लिए क्या है, एज अ करंट एसेट ही है। और जो फिनिश गुड्स हमारे निकल के आए हैं उस स्टेज तक हमें कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट। एंड अब सेकंड है हमारा लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत अटपटा वर्ड आपको सुनने में मिल रहा है, लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग अटैच करेंगे मैनेजमेंट से, क्योंकि हमारा टॉपिक है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब उसका मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट का सेकंड जो पर्पस है हमारा लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत कम रहना चाहिए, बहुत ही लो रहना चाहिए, ताकि हमारे लिए कॉस्ट इनकर्ड ना करे और जो हमारा एक्सेस अमाउंट है वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सके और अलग तरीके से यूज़ कर सके। ये हुआ हमारा लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल। अब जो लोवेस्ट की टर्म में है, ओके, हर एक मैनेजमेंट का जो मेन रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ये होता है कि रिसोर्सेस कम हो और उससे आउटकम मैक्सिमम दे सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी वही फंडा अप्लाई होता है कि हमें मिनिमम कैपिटल लगा के उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और मैक्सिमम आउटकम प्रोवाइड करना है। यही हर एक मैनेजमेंट का रोल होता है और इसी वजह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल। अब अगला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जिस कॉम्बिनेशन में हम फंड को रेस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर हम लोग डिबेंचर्स इशू करें, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करें, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कोई एक चीज़ इशू करे या सबका कॉम्बिनेशन बनाकर इशू करे। तो अब इस कॉम्बिनेशन को बनाने में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है, मतलब अगर हम फंड को रेस कर रहे हैं तो हमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, राइट, हम डिविडेंड का क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, क्या हम रिटेन अर्निंग का स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, उसी तरीके से लोन पे हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी मैटर करता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ से आया इस टॉपिक में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है, होल सोल कैपिटल का ही पार्ट होता है, राइट। अब क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट है तो इस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो हमें टाइम टू टाइम जज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने की कोशिश करना है। यही है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। अब देखो आगे है ऑप्टिमल रिटर्न ऑन करेंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग नॉर्मली बात करें वर्किंग कैपिटल के बारे में, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स जो विद इन अ ईयर आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सको, ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसका रीपेमेंट आपको विद इन द ईयर करना है, तो वो हमारा हो गया करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से जो आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हो, जो रिमेनिंग निकल के आता है वो जनरली उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमल रिटर्न ऑन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स क्या हो गई, हमारे बिल्स रिसीवेबल्स या शॉर्ट टर्म किसी को हमने पे किया है, कोई पैसा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उन पे एक अच्छा रिटर्न लेके आना। लाइक अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल पड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे लग रहा है कि इस टाइम मुझे इस अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, तो मैं क्या करूँगी, कहीं से अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि शॉर्ट टर्म है,
तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ कि ताकि शॉर्ट टर्म में क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कि अगर अचानक से रिक्वायरमेंट हुई तो विद इन अ ईयर हम उसको मनी में कन्वर्ट कर सके। इस वजह से हम लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को चूज़ किया। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या हो जाएगा कि उन इन्वेस्टमेंट या उन एसेट्स पे जो रिटर्न है उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर सके और बेटर वे में रिटर्न दे सके। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या है कि जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है उससे हमें बेस्ट रिटर्न देना है, उस पर कॉस्ट भी हमें कम देनी है और कम अमाउंट में हमें वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा नहीं मेंटेन करना है, कम से कम अमाउंट में मेंटेन करना है। ओके, now let's move to the another topic of the working capital management, that is the importance of working capital management. As you understand from my last topic that in several cases like operation of the business and the optimum amount of cash management, working capital management is very important. Now we will study the importance of the working capital management, and the first one is use fixed assets profitability. अभी मैंने बताया ना आपको कि क्या होता है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, ठीक है, उससे हम लोग हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेज़ करते हैं, फिक्स मशीनरी को परचेज़ करते हैं। अब सिर्फ मशीनरी को परचेज़ नहीं करना है, उनको रन भी करना है, उनसे हमें काम भी लेना है ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि फाइनल मोटिव ऑफ एनी बिजनेस क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो उन फिक्स एसेट्स का प्रॉपर यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, बाय दी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करेंगी, जिससे उन इन्वेस्टमेंट का, उन एसेट्स का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ओके, सेकेंड है हमारा फॉर डे टू डे ऑपरेशन। भाई बिजनेस साइकिल हमें चलानी है, सैलरी देना है, पेमेंट देना है, किसी को कोई अमाउंट पे करनी है, या कहीं पे भी सॉल्वेंसी की बात हमारी अराइज हो रही है, तो वो हमारी क्या है, पार्ट ऑफ डे टू डे पेमेंट। तो उनको फुलफिल करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी की कंडीशन क्या होती है, जब हम अपने डेब्ट्स को रीपे नहीं कर पाते, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, जब हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, अगर वहाँ पे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी एसेट्स ऑफ द कंपनी, इन दैट केस वी विल कॉल इट अ इंसॉल्वेंट फर्म। उसे हम क्या बोलेंगे कि ये फर्म का दिवालिया निकल चुका है, ठीक है। तो हमारी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है ना, वो प्रूफ करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं पे भी कोई पेमेंट करनी है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इतना अमाउंट तो एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम अपनी पेमेंट्स को कर सके और अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव कर सके। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। टू एक्सपेंड बिजनेस, लाइक डे टू डे जब आप बिजनेस करते हो तो कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, राइट। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, और अगर वो कैपिटल नहीं हुई तो वो अपॉर्चुनिटी आप लॉस्ट कर जाओगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि आप, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने से आ रही है तो आप उसे ग्रैब कर सको और फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, राइट। आगे देखो, enables business to face short term crisis in emergency। इमरजेंसी की कंडीशन कभी भी आ सकती है, मनी की रिक्वायरमेंट भी कभी आ सकती है। तो क्योंकि बिजनेस में हर एक चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, हम बोलते हैं ना बिजनेस में हमें पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या सिनेरियो होगा, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस में भी अप्लाई होता है कि फ्यूचर तो हमारा अनसर्टेन है, तो कोई भी इमरजेंसी आ सकती है कभी भी। तो उस इमरजेंसी को फेस ऑफ करने के लिए, उस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक कैपिटल होनी चाहिए जो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत टाइप के वर्किंग कैपिटल है, उसकी एक कैटेगरी यहाँ पे बना के दी गई है। जैसे उस कैटेगरी को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वैल्यू क्या हो गया, जब आप अमाउंट की टर्म में वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। और जब हम टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में उस वर्किंग कैपिटल में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे टाइम के कैटेगरी में आएगा, राइट। वैल्यू वाले में अमाउंट के टर्म में, और टाइम में हम लोग किस के टर्म में बात करेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड में फ्लक्चुएशन के बारे में बात करेंगे।
एज यू ऑल नो डैट वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म हमारा फंड है जो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है। तो वैल्यू के बेस में हमारा क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को क्या किया है, इस टर्म में बताया गया है कि हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को एक साथ अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो वो हमारी हो गई वर्किंग कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, मतलब करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को प्लस करके इकट्ठा बता रहे हैं, इसलिए ग्रॉस बोला है ना। इकट्ठा जब आप बता रहे हो तो वो हमारा क्या हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके, अब अगला जो हमारा टर्म है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वाले में क्या हो रहा है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद हमारी करंट एसेट्स में से क्या अमाउंट रिमेनिंग रह जा रही है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल। लाइक current assets minus current liabilities, that will be called as net working capital. All right, now the second category is on the basis of time। जब हम टाइम के बेस में बात करते हैं ना वर्किंग कैपिटल की, तो उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दोनों के बारे में बताऊंगी, ठीक है, परमानेंट क्या है और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक है। देखो एक ये ग्राफ है हमारा जो इंडिकेट करता है कि कब कब ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई है। तो ग्राफ दो तरीके से आपका हो सकता है, एक स्मूथ परमानेंट एंड टेम्पररी। आप देख रहे हो ना, इस ग्राफ में दो लाइंस जा रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन जा रही है और एक आपकी अप है डाउन है, अप है डाउन है, इस तरीके से ग्राफ में इंडिकेट हो रही है। तो ये जो आपकी परमानेंट जा रही है लाइन, वो तो हमारी क्या हो गई, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और जो ये फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन हो रही है, डेट विल बी कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में गाइस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल ही होता है। क्यों? क्योंकि उतना कैपिटल हम लोग जज नहीं कर सकते जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। तो एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टाइम टाइम एक्सपेंड भी करती हैं अपनी आज प्रोडक्शन की क्वांटिटी अगर 1000 यूनिट की है, मे बी कल 1200 की हो जाए, मे बी उसके अगले साल वो 2000 की हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा चार्ट बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। लाइक ये है मेरा ग्राफ। तो अब जो मेरा वर्किंग कैपिटल परमानेंट वाला जाएगा वो सीधा तो रहेगा बट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जो टेम्परेरी वाला होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का क्वांटिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो यही है हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी क्या है हमारा, जो फ्लक्चुएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, और कोई भी फैक्टर हो सकता है। वो आगे के स्लाइड्स में आप देखोगे कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होता है। तो वही है हमारा टेम्परेरी, जिसकी वजह से हमारा अफेक्ट होता है। और जो सीधी लाइन जा रही है वो हमारा क्या हो गया, परमानेंट, जितना कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मेंटेन रहता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे थे ना कि हमें कम रखना है वर्किंग कैपिटल ताकि हमें कॉस्ट इनकर्ड ना हो। तो अभी क्या है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना रखना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे इसमें फर्स्ट आपका दिया हुआ है नेचर ऑफ द बिजनेस। तो अगर मैं नेचर ऑफ द बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस कितने टाइप के होते हैं या किस तरीके के होते हैं। देख अगर बेसिकली हम लोग बात करें तो दो तरीके के होते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, और वाइस वर्सा दूसरी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग के अपोजिट सर्विसेज में डील करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या होता है, आपको हमेशा एक प्रोडक्ट तैयार करके रखना पड़ता है। कुछ आपका सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आपका चलता रहता है, रॉ मटेरियल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, राइट, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगर मैं उसके अपोजिट साइड में बात करूँ सर्विस इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट। आप कोई प्रोडक्ट या कोई टेंजिबल आइटम नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको कुछ भी अलग से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो होने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मेंटेन करके नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखनी है। तो ये भी बताता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी।
मैन्युफैक्चरिंग के केस में ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री अगर है तो वहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, अब आगे है हमारा साइज़ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, साइज़, अलग अलग साइज़ के बिजनेस है, छोटे, मीडियम, बड़े, हम बोलते हैं ना स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, राइट। तो जैसा हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए स्मॉल अमाउंट, और अगर लार्ज है तो उस पर हमारा और भी ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होगा, राइट। अगला है स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारा जो ऑपरेशन है वो किस लेवल पे हो रहा है, हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है, वो भी बताएगा कि हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल हमारा क्या हो गया कि हम कौन सी स्टेज पे हैं, अपने बिजनेस के कौन से स्टेज पे हैं, वो भी डिसाइड करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमें, राइट। अगला है हमारा सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर की अगर बात करें, सीजन, नाम से ही आइडिया लग रहा है कि कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीज़न में ही चलते हैं। लाइक अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी कब सेल होती है आपकी, समर्स में, राइट। अगर मैं विंटर क्लोज की, हीटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कब सेल होते हैं, ओनली ऑल इन दी विंटर्स। तो ऐसे केस में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ उसी टाइम प्रोडक्शन नहीं करती, वो पहले से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके रखती हैं। तो जो सीजनल बिजनेस है उनके केस में उनको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर अगला है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल हमारा स्मॉल है या बहुत लंबा टाइम लगता है हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर टाइम हमारा, ड्यूरेशन हमारा लंबा है तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा, और अगर ड्यूरेशन कम है तो रिक्वायरमेंट हमारी कम होगी। फिर है हमारा क्रेडिट अलाउड। अच्छा, क्रेडिट कौन से बेस पे अलाउ होता है, कब हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल ईजिली क्रेडिट दे देता है, जब हमारी इमेज बहुत अच्छी होती है, हमारी गुडविल बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी को ईजिली क्रेडिट मिल जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट वाइस वर्सा कंडीशन में अगर उसको ईजिली क्रेडिट नहीं मिल पाता है तो उसको बहुत अच्छी खासी अमाउंट में वर्किंग कैपिटल को अरेंज करके रखना पड़ेगा। अगला है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आपके मैनेजर्स या आपका वर्किंग स्टाफ या आपकी एफिशिएंसी कैसी है ऑपरेशंस को फुलफ़िल करने में, ये भी डिसाइड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की बात अगर करें तो क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन में, या सारे ही उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बहुत मुश्किल से हमें मिल पाता है, ईजिली हमें अवेलेबल नहीं होता। तो कंपनीज क्या करती है, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं, उसको स्टोर करके रखती हैं कि पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हमारा ज़्यादा होगा। अगला है हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, अगर वो ग्रोथ के उसके अच्छे खासे चांसेस हैं तो ऑब्वियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी उससे मिस ना हो उसके लिए वो क्या करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखेगी। ओके, अभी आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं अभी तक जो भी हम लोग समझते हुए आए हैं उससे बहुत ईजिली ये क्लियर होगा कि हाँ, अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू जा रहे हैं, मतलब पूरा मैनेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली, तो हमें ये एडवांटेजेस होंगे। इसको शॉर्ट में समझते हैं। पहला है हमारा एंश्योर्स सफिशिएंट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मनी पे करने का या मनी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास हमेशा वो मनी अवेलेबल रहे इन दी लिक्विड फॉर्म, यानी शॉर्ट टर्म में आपके पास मनी अवेलेबल रहे, तो वो इंश्योर करता है अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ है तो। नेक्स्ट है हमारा इन्वेट्स इंटरप्शन। इंटरप्शन का क्या मतलब है, अगर फॉर सपोज आपको अभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है बट आपके पास कैपिटल नहीं है परचेज़ करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उस इंटरप्शन को रोकता है। फिर आगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैक्सिमाइज होती है, अगर आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो, टाइम से आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो जा रही है, स्मूथ बिजनेस फंक्शन हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, स्मूथली प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी। फिर
अचीव बेटर फिनेंशियल हेल्थ। ऑब्वियसली फिनेंशियल हेल्थ हमारी कहाँ से पता चलती है, जब हम अपने आप को सॉल्वेंट प्रूव कर लेते हैं, हमारी सॉल्वेंसी को प्रूव कर पाते हैं। तो वहीं से अब सॉल्वेंसी कैसे प्रूव होगी, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे पेमेंट्स के लिए हमारे पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल होना चाहिए। फिर लास्ट है हमारा डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस किस तरीके से, अगर हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हम उसे ग्रैब कर सके, और अगर कभी अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाए और कंपटीशन में हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और डिमांड अगर ज़्यादा आ रही है तो हम लोग फटाफट उस डिमांड को फुलफ़िल करके अपने कंपटीशन से बाकी कॉम्पिटिटर्स को आउट कर सके और एडवांटेज ले सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, या फिर हम ये बोल सकते हैं ना शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए अगर वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज तो प्रूव नहीं हो सकता, बट कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कुछ टर्म्स में। वैसे इसकी बहुत ज़रूरत है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना चाहिए, बट कहीं कहीं इससे भी चूक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, कंसिडर्स ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ उन फैक्टर्स को कंसिडर करता है जिनकी वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी लगा सकते हैं। अब उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ये सारी चीज़ों को वो मेजर नहीं कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म में उसके पास अवेलेबल होती हैं उन्हीं को वो कंसिडर कर पाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट सडन इकोनॉमिक चेंज। लाइक राइट, ये रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल जो भी उसको मैनेज करना है वो प्राइस के अकॉर्डिंग तो कर लेता है, बट इकनॉमी में अगर कोई सडनली चेंज आ जाता है इकनॉमी में, तो वो इससे कोप अप नहीं कर पाता। इसमें कोई भी ऐसा फंडा नहीं बताया गया है जो इकोनॉमिक चेंजेस को कोप अप कर सके। राइट, नेक्स्ट है हमारा हायर डिपेंडेंसी ऑन डेटा। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट है वो टोटली डेटाबेस होता है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, उसके बेस पे हम लोग वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करेंगे, उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट हमें रखना है। बट वो डेटा स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं कर पाती, ये सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे एक शॉर्टकमिंग आ जाती है वर्किंग कैपिटल की। फिर हमारा लास्ट जो है, टू मच वेरिएबल टू कीप इन माइंड। वेरिएबल सिर्फ कुछ वेरिएबल के बेस पे आप वर्किंग कैपिटल को डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करंट रेशियो, राइट, उसके अलावा क्विक रेशियो, उसके अलावा कलेक्शन पीरियड, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करने के बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं। तो ये इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो एक शॉर्टकमिंग बन जाता है in judging the optimum amount of working capital. Okay, it's time to conclude my wholesome lecture on working capital. Conclusion is, procurement of working capital is very important for growth, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जब हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिसएडवांटेजेस को देखा, बट इतनी डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी वर्किंग कैपिटल की जो इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से डिलीट नहीं की जा सकती है, हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि बिना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर सकता, फंड का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं कर सकता। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लो कि वही बात है ना, किसी भी व्हील को चलाने के लिए हमें ग्रीस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके गाइस, ये था मेरा ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपको टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपको नोट्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप उसमें पूछ सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।